गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा था कि हिंद चीन में भारत और चीन दोनों की संस्कृति मौजूद है। भारत के भी लोग और चीन के भी लोग, यानी वहां दोनों तरह के लोग मौजूद होने के कारण दोनों की संस्कृति मौजूद है, इसीलिए इसका नाम हिंद चीन पड़ा। हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते हैं, याद आना चाहिए। हिंद चीन के अंतर्गत कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। हम लोग देखे थे जिस प्रकार भारत में सबसे पहले आने वाले विदेशी व्यापारी पुर्तगाली थे, उसी तरह यहाँ भी पुर्तगाली आए, स्पेनिश आए, डच आए और फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी आए और आकर हिंद चीन में ही बस गए और हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा गया। कोलोन कौन थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहलाए। यह 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एरिया में 3 देश है जो हिंद चीन के अंतर्गत आता है। बताइए इसका नाम क्या है? याद होना चाहिए, वियतनाम। इसका नाम क्या है? वियतनाम। इसका नाम है लाओस। वियतनाम, इसका नाम है लाओस और इसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, यानी तीनों देश एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। और लाओस एकमात्र ऐसा देश है जो सभी तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, यानी इसके किसी भी तरफ में जल नहीं है। और जिसके किसी भी तरफ जल नहीं होता है लैंड लॉक कंट्री कहते हैं, चारों तरफ लैंड से वो लॉक है, इसीलिए इसका नाम लैंड लॉक कंट्री है। और दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश है लाओस जो लैंड लॉक कंट्री है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। सभी का राजधानी इंपॉर्टेंट है। वियतनाम का राजधानी हनोई है, याद रखिएगा। कंबोडिया का राजधानी नोम पेन और लाओस का राजधानी वियंतियान है। वियंतियान, लाओस का राजधानी वियंतियान है। वियतनाम का राजधानी हनोई है, कंबोडिया का राजधानी नोम पेन है और लाओस का राजधानी वियंतियान है। यहाँ पूरे क्षेत्र पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। अब फ्रांसीसी रहने लगे। अब यहाँ के लोगों को कम अधिकार और फ्रांसीसी अपने को ज्यादा अधिकार मिलने लगा, क्योंकि इन लोगों ने वियतनाम के तोंकिन क्षेत्र में 1907 ईस्वी में एक स्कूल खोला था, तोंकिन फ्री स्कूल। और वहां पढ़ाई का सिस्टम ऐसा था कि हिंद चीन के लोगों को पास नहीं करता था। कब तक? जब तक इन लोगों का उम्र जॉब लेने का खत्म नहीं हो जाए। तब एक व्यक्ति का एंट्री हुआ जिसका नाम था फान बोई चाओ। फान बोई चाओ, फान बोई चाओ। इन्होंने एक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। क्या होता है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम? मतलब वियतनाम के खोने का इतिहास। हमारा वियतनाम किसके वजह से खो रहा है? इन्होंने इस पुस्तक में बताया कि फ्रांसीसी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे। शुरू में इन लोगों को लगा, हिंद चीन वाले को, कि फ्रांसीसी हमारे सहयोगी हैं क्योंकि हमारे लिए स्कूल खोल रहे हैं। लेकिन जब ये पुस्तक लिखा गया तो सभी हिंद चीन के निवासी एक ही बात बोल रहे हैं कि फ्रांसीसी तुम हिंद चीन छोड़ के जाओ।
लेकिन इनके पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी इनके पास हथियार नहीं है कि वो फ्रांसीसियों को हिंद चीन से बाहर कर सके। फान बोई चाउ ने पुस्तक लिखा द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, और इन्होंने एक दल का गठन किया। दुई तान हुई, पूछेगा दुई तान हुई के संस्थापक कौन थे? दुई तान हुई या एक संगठन का स्थापना किए। किसने? फान बोई चाओ ने दुई तान हुई की स्थापना की। हमने पहले भी बोला, इसमें थोड़ा नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नाम एक बार सुनिएगा फिर उसको दोहराइएगा, याद हो जाएगा। फान बोई चाओ, क्योंकि चीन के आदमी का सिस्टम है, नाम रखने के लिए बर्तन पटक देता है और जैसा आवाज निकलता है वैसा ही नाम रख देता है। दुई तान हुई, होची मिन, न्यूगन आई कबो, इस तरह का नाम मिलोगे। सुमन फुमा, पाथेट लाओ, नोमी पासवान, इस प्रकार के नाम ज्यादातर सुनने को मिलेंगे। और लेकिन जो भारत वाला, जैसे हम लोग कल देखे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है जिसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर, ये भी हम लोग देखे थे, जिसको बनाया था सूर्य बरमंदुत। ये तो जो इंडियन नाम मिलेगा वो अच्छा है, और जो इधर का नाम मिलेगा चाइनीज, वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो फान बोई चाओ ने एक पुस्तक लिखा द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, और दुई तान हुई एक संस्था का स्थापना की है। इनसे ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं। एक और हैं जिन्होंने अनामी दल का स्थापना किया, ये भी क्वेश्चन आएगा। कई दल बनाए हिंद चीन में, अनामी दल का स्थापना किए जॉन गुएन आई। जॉन गुएन आई ने अनामी दल का स्थापना किया। एक तो फान बोई चाओ ने पुस्तक लिखा, लेकिन इससे कोई ज्यादा हिंद चीन में प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ के लोग तो चाह रहे हैं कि फ्रांसीसी निकले, लेकिन इनके पास इतना पावर, इतना शक्ति नहीं है कि वो फ्रांसीसियों को अपने देश हिंद चीन से बाहर कर सके, वो नहीं कर पाए। अब एक व्यक्ति का एंट्री हो रहा है जो मेन हीरो के रूप में हिंद चीन में जाना जाएगा। हिंद चीन का हीरो है, मेन हीरो का एंट्री हो रहा है। वो हीरो का नाम है हो ची मिन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो हिंद चीन का मेन हीरो आ रहा है हो ची मिन। हो ची मिन ने अपनी शिक्षा चीन से लिया है और वह रूस से भी पढ़ा है। यानी बताइए, हिंद जो आदमी चीन और रूस से शिक्षा लेगा, क्या वो पूंजीवाद का समर्थक होगा कि समाजवाद का? हम लोग लास्ट लेसन समाजवाद एवं साम्यवाद में देखे थे कि रूस में समाजवाद है और जो हो ची मिन है वह भी समाजवाद का समर्थक है। पर इतना चीज ध्यान में रखिए, फान बोई चाओ की पुस्तक का नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, वियतनाम के खोने का इतिहास। और इनकी पार्टी का नाम है दुई तान हुई, और एक अनामी दल है। अनामी दल की स्थापना जॉन गुएन आई ने किया था। तो इतना इसको मैं मिटा रहा हूं, तब मेन हीरो का एंट्री होने वाला है। मेन हीरो है हो ची मिन, आ रहा है हो ची मिन। यह हीरो है हो ची मिन। यह अपनी शिक्षा चीन और रूस से प्राप्त क्या है? तो पूछेगा हो ची मिन समाजवाद का समर्थक है कि पूंजीवाद का? तो हो ची मिन जब रूस और चीन से अपना शिक्षा प्राप्त किया है तो यह समाजवाद का समर्थक होगा। और हो ची मिन का असली नाम या बचपन का नाम पूछता है तो यह हो ची मिन का दूसरा नाम पूछता है, तो इन्हीं का दूसरा नाम है न्यूगन आई कबोक। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या है? न्यूगन आई कबोक। न्यूगन आई कबोक। और कभी कभी ज्यादा डीप लेगा तो पूछेगा कि न्यूगन आई कबोक का अर्थ क्या होता है? न्यूगन आई कबोक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है
पथ प्रदर्शक। पथ मतलब होता है रास्ता और प्रदर्शक का मतलब होता है दिखाने वाला। हो ची मिन समाजवाद का समर्थक था और इनका बचपन का नाम या दूसरा नाम या मूल नाम क्या था? न्यूगन आई कबोक। और न्यूगन आई कबोक का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक का मतलब रास्ता दिखाने वाला। और इनकी भी एक पार्टी है जिसका नाम है वियतनामी कांग सांग देंग। क्या नाम है? वियतनामी कांग सांग देंग। वियतनामी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दल या वियतनामी राष्ट्रवादी दल। वियतनामी कांग सांग देंग। क्या नाम है? इनकी दल का नाम क्या है? वियतनामी कांग सांग वियतनामी कांग सांग देंग। वियतनामी कांग सांग देंग। वियतनामी कांग सांग देंग। वियतनामी कांग सांग देंग। पूछेगा हो ची मिन की दल या पार्टी का क्या नाम था? वियतनामी कांग सांग देंग। और वियतनामी कांग सांग देंग का अर्थ क्या होता है? अगर हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करें तो वियतनामी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दल। वियतनामी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दल। वियतनामी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दल। वियतनामी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दल। तो यह था हो ची मिन। पूछेगा हो ची मिन किसका समर्थक है? समाजवाद का, क्योंकि यह अपनी शिक्षा रूस और चीन से लिया है। इसका बचपन का नाम या दूसरा नाम न्यूगन आई कबोक है और इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। इनकी दल का नाम है वियतनामी कांग सांग देंग। वियतनामी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दल। ये सभी लोग चाहते हैं कि हिंद चीन से किसका सत्ता खत्म हो जाए? तो फ्रांस का अधिकार खत्म हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा था। लेकिन हमने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध ने, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो हिटलर सभी जो भी यहूदी लोग थे उनको मार रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही मेन इसका रीजन है द्वितीय विश्व युद्ध। ये द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण यहां से जापान ने अपनी सेना निकाल लिया, फ्रांस ने अपनी सेना निकाल लिया। अब सभी हिंद चीन के लोग खुश हो रहे हैं कि यहां से कौन जा रहा है? फ्रांसीसी जा रहा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है 1939 में। 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट है। हिंद चीन से सभी फ्रांसीसी सेना निकल रहे हैं और सभी लोग खुश हैं। और सबसे ज्यादा खुश है हो ची मिन कि अब हमारा अधिकार, अब हम लोग स्वतंत्र होंगे, हम लोगों का अधिकार होगा हिंद चीन पर। लेकिन 1939 में यह फ्रांसीसी निकला और जापान इस पर अधिकार कर लिया। यानी 1939 में हिंद चीन से फ्रांस की सेना तो निकल गई और जापान की सेना ने इस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, यानी रिन्यूअल हो गया। एक चला गया, अब दूसरा आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण पूछेगा किस युद्ध से हिंद चीन में फ्रांसीसियों का अधिकार समाप्त होकर जापान का अधिकार हो गया? तो यही द्वितीय विश्व युद्ध में हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार खत्म हो गया। अब किसका अधिकार हो गया? तो अधिकार हो गया अब पूरे हिंद चीन पर जापान। जापान कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, बहुत ही छोटा देश है जापान। जब जापान ने इस पर अधिकार कर लिया, हो ची मिन और जो यहाँ के लोग थे केवल टुक देखते रह गए, क्योंकि ये सोच रहे थे कि फ्रांसीसियों के जाने से हमारा अधिकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जापान का अधिकार हो गया। लेकिन 1945 ईस्वी याद होगा आपको, 1945 ईस्वी
6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका द्वारा जापान पर पहली बार परमाणु बम गिरा दिया गया। परमाणु बम गिराते ही जापान दम शांत हो गया। क्यों गिराया गया था? 2 मिनट कहानी सुनिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका डायरेक्ट किसी के तरफ नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में वही ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली ये सब एक तरफ था, बाकी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एक तरफ चल रहा था। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो अमेरिका कह रहा था युद्ध बंद करो, जापान कह रहा था कि चुपचाप युद्ध देखो, और जापान चुपचाप जा करके अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह को उड़ा दिया। उसके कई सैनिकों को मार दिया, और मार के बिना किसी को सूचना दिए हुए जापान अमेरिका के सैनिकों को मार के चलाया, उसका बंदरगाह उड़ा दिया। बंदरगाह मतलब होता है जहां पानी का जहाज रुकता है, उसी को पत्तन भी कहते हैं, डॉकयार्ड भी कहते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि इसका जुर्माना इतना करोड़ रुपया देना पड़ेगा। जापान बोला कि लड़ाई कर लो। 5 देश एक तरफ और जापान एक तरफ, रूस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इसके बाद चीन भी साथ दे रहा है उसी का, और अमेरिका, यह 5 देश मिल करके जापान। थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कहानी, जबकि हम लोग 9वां क्लास का जब पढ़ेंगे इतिहास तो उसमें द्वितीय विश्व युद्ध पूरा चैप्टर ही पढ़ना, अभी केवल शॉर्ट में सुन रहे हैं। तो जापान पर हमला करता, लेकिन जापान 5 को अकेले संभाले हुए। समझिए, एक छोटा सा देश और 5 देश को पूरा दुनिया मजाक उड़ा रहा है। अमेरिका का, इंग्लैंड का, इतना मजबूत होकर के इतने छोटे देश का तुम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। तो यही गुस्सा में अमेरिका बोला कि रुको, अगर जापान से थल से और जल से बहुत मजबूत था, लेकिन परमाणु बम उस टाइम जापान के पास नहीं था। तो वही 6 अगस्त को लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिरता है, जिससे पूरा लाखों लाख लोग रात में सोते हैं और सोए ही रह जाते हैं। जापान बोला है कि अब हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, जो मांगिए, जितना मांगिए हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका सोच रहा है कि अब तो हम एक बम गिरा चुके हैं, समझौता होगा तो फिर हमें भी तो इतने लोगों को मारा है। अमेरिका बोल रहा है अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तीसरा दिन फिर 9 अगस्त को फैटमैन नामक परमाणु बम जापान के 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा दिया गया। जापान बिल्कुल शांत हो गया। जापान, अब बताइए, हिंद चीन में जापान रहेगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त होते होते, यानी हिंद चीन से जापान भी चला गया। अब पूरे क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? तो एक ही हीरो आ गया, हो ची मिन। हो ची मिन का पूरे हिंद चीन पर अधिकार हो गया। अब धीरे धीरे यह अपना सत्ता स्टार्ट करने लगा। लेकिन क्योंकि हो ची मिन समाजवाद का समर्थक था, अमेरिका नहीं चाहता था कि हिंद चीन समाजवाद हो, पूंजीवाद हो। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक है, जबकि रूस, चीन ये सब समाजवाद का समर्थक है। तो अमेरिका अब किसको बोल रहा है? फ्रांस को, कि तुम्हारा अधिकार हिंद चीन पर था ना। फ्रांस बोलता है था तो, लेकिन तो बोल रहा है कि जाओ फिर से हिंद चीन पर अधिकार कर लो, और डायरेक्ट मत अधिकार करना, क्योंकि अचानक अधिकार करोगे तो वो लोग हमला कर लेगा। क्योंकि हो ची मिन वहां का हेड हो चुका है, मेन हो चुका है। जाओ तुम एक समझौता करो और कहो कि मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो। तुमने लिख के तो नहीं दिया है। अब जा रहा है फ्रांस आ रहा है। हो ची मिन और फ्रांस, ये दोनों के बीच समझौता होने वाला है। यही समझौता वियतनाम की राजधानी हनोई में होने वाला है, जिस कारण से इस समझौता को हनोई समझौता भी कहते हैं। यह हनोई समझौता हो रहा है, कब हो रहा है? मार्च 1946 में यह समझौता हो रहा है। मार्च 1946 में हनोई समझौता हो रहा है। किसके किसके बीच? फ्रांस, हिंद चीन। बोलिए, यह अभी हिंद चीन का हेड कौन है?
होची मिन के बीच हो रहा है। फ्रांस कह रहा है कि देखिए, हम आपको चाहते हैं कि लिख करके दें कि आप स्वतंत्र हैं, जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। लेकिन इसने भी कहा कि लेकिन यहां पर एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है तोंकिन क्षेत्र। अब जनगणना करा लीजिए, आज भी तोंकिन क्षेत्र में फ्रांसीसियों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए यह क्षेत्र हमें दे दीजिए, बाकी आप सभी क्षेत्र को रख लीजिए। हो ची मिन बोला इतना छोटा सा बात, 1946 में समझौता हो रहा है, हो ची मिन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपको तोंकिन क्षेत्र लेना चाहिए, ठीक है, आपका तोंकिन क्षेत्र फ्रांसीसियों के लिए ही रिजर्व कर दिए हैं। और यह भी खुश कि चलो ठीक है, लेकिन इसका तो प्रोग्राम कुछ और था, पहले जाके रुकना है, धीरे धीरे पहले गाड़ी पर चढ़ना चाहिए, चढ़ने का जगह मिल जाए तो बैठने का जगह मिलेगा, जब बैठने का जगह मिलेगा तो सुतने का जगह भी बना लेंगे। यही प्रोग्राम बना के फ्रांस हिंद चीन आया है कि सबसे पहले हिंद चीन में एंट्री तो हो जाए, उसके बाद फिर बैठने का जगह मिलेगा, फिर सुतने का जगह भी बना लेंगे। धीरे धीरे फ्रांस तोंकिन क्षेत्र में अपनी सेना का विस्तार करने लगा, तोंकिन क्षेत्र में अपनी सेना का विस्तार करने लगा और धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 1946 में आया और 1954 तक काफी बहुत मात्रा में हथियार जमा कर लिया। यानी 4 और 4 8 साल तक चुपचाप एक ही काम करता रहा फ्रांस, हथियार लाता जमा करता, आदमी लाता बढ़ाता, सैनिकों की संख्या बढ़ाता, केवल फ्रांस यही काम कर रहा था क्योंकि इसको तो सेना में शक्ति बढ़ाना था। और जब 1954 ईस्वी में फ्रांस की सेना काफी अधिक हो गई तो अचानक इसने हमला कर दिया अगल बगल के क्षेत्रों पर। जब अगल बगल के क्षेत्रों पर अचानक हमला किया, हो ची मिन बोला ये क्या हुआ, हो ची मिन बोला ये क्या हो गया, हम तो इसको एक छोटा सा क्षेत्र देते, शांति से 8 सालों से ये रह रहा था, अचानक इसे क्या हुआ। और 1954 में एक युद्ध स्टार्ट हो गया, कहां, तोंकिन के आसपास के क्षेत्रों में, और इस युद्ध का नाम है दिएन बिएन फू। देखिए युद्ध का कितना अच्छा नाम है, दिएन बिएन फू, और दिएन बिएन फू में फ्रांस का फू निकल गया, फ्रांस की सभी सेना को बंदी बना लिया गया, भूखे प्यासे रख लिया गया। सोचिए, अमेरिका तो शुरू में इसको बोला कि ठीक है, कुछ भी दिक्कत होगा तो हम अपना सहयोग करेंगे, लेकिन अमेरिका और हिंद चीन, जब आप मैप में देखिएगा तो अमेरिका काफी दूर है, फ्रांस काफी दूर है, और हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में है, यानी भारत के पूरब के तरफ है, जबकि वो लोग तो पश्चिम क्षेत्र में है, तो वहां से यहां आने के लिए बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ता था, यानी जब तक वो लोग आता तब तक इन लोग का हड्डी भी नहीं बचता, ये स्थिति था। इतना दूरी होने के कारण अब दिएन बिएन फू में फ्रांसीसी सेना चुपचाप है, दिएन बिएन फू में अब फ्रांस अमेरिका का हाथ पकड़ रहा है कि फंसा दिए ना हमको, बोले थे कि कुछ नहीं होगा, देखिए मेरा इतना सारा सेना को बंदी बना लिया है। अब अमेरिका डायरेक्ट हस्तक्षेप करेगा हिंद चीन में। मिलते हैं अगले क्लास में, क्या होता है अमेरिका के हस्तक्षेप से, सुनते हैं माइलीगांव की क्या घटना थी, नापाम, एजेंट ऑरेंज क्या है, निक्सन का क्या 5 सूत्री था, सभी के बारे में जानते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।